वेलकम बैक बच्चों ऑन योर चैनल पीएनसी अड्डा। तो आज हम लाए हैं आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड लेक्चर, दैट इज योर कूलम्ब्स फोर्स ऑन अ मीडियम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। ऑलरेडी हमने कूलम्ब्स फोर्स पढ़ चुके हैं हम इन योर प्रीवियस इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर, तो जिसमें हमने ये देखा था कि अगर दो चार्जेस अगर किसी फ्री स्पेस में या किसी एयर में रखे हैं या वैक्यूम में रखे हैं, तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, अगर इन दोनों के बीच की दूरी r है और चार्जेस हैं आपके पास q1 q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो ये फॉर्मूला होता था आपके पास, कितना होता था बताइएगा, 1/4 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला था तब जब आपके पास ये दो चार्जेस रखे हैं, इन द केस ऑफ एयर कह सकते हैं या आपके पास वैक्यूम कह सकते हैं, क्योंकि एयर और वैक्यूम में आपके पास कूलम्ब्स फोर्स नियरली इक्वल टू सेम होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो हम इन दोनों को नियरली इक्वल टू एक सेम ही मान लेते हैं, चाहे आप एयर कहें चाहे आप वैक्यूम कहें, दोनों पे लगने वाला फोर्स इतना होता है। लेकिन क्या कूलम्ब्स फोर्स डिपेंड करता है ऑन द मीडियम? जब हम अगर मीडियम चेंज करते हैं तो क्या हमारा यही कूलम्ब्स फोर्स चेंज करता है? तो सवाल आता है, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है इससे रिलेटेड। तो मैं कहूंगा जी हाँ, बिल्कुल डिपेंड करता है ऑन द मीडियम। अगर आप मीडियम चेंज करते हैं तो दोनों पे लगने वाला फोर्स भी चेंज होता है। अगर एयर है तो हो सकता है फोर्स कुछ और है, अगर मीडियम वाटर है, अगर इन्हीं दो चार्जेस को मैंने किसी वाटर में जाके डुबा दिया या ऑयल में डुबा दिया या ग्लास में रख दिया, कोई भी मीडियम मैं चेंज कर सकता हूं। अगर जो भी मीडियम मैंने रखा तो कूलम्ब फोर्स वेरीज विद मीडियम। क्या कूलम्ब फोर्स डिक्रीज करता है अदर देन एयर दूसरे मीडियम में? तो हम कहेंगे यस, कूलम्ब फोर्स डिक्रीज करता है अदर देन मीडियम सच एस एयर। फॉर एग्जांपल वाटर, अगर मैं वाटर को मैं यही दो चार्जेस लाके रखूं तो ये फोर्स आपके पास F से कुछ डिक्रीज हो जाता है। अगर मैं कह रहा हूं कि सपोज आपके पास अगर एयर में कूलम्ब्स फोर्स आपके पास है 10 न्यूटन, तो हो सकता है आपके पास वाटर में हो जाए 7 न्यूटन या 6 न्यूटन। तो देखते हैं उसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा और कितने फैक्टर से ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। उसी फैक्टर को हम बोलते हैं बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी। बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी इज योर फैक्टर। ये आपको बताता है कि दूसरे मीडियम पे ले जाने के साथ साथ आपके पास कूलम्ब्स फोर्स कितना डिक्रीज कर गया विथ रिस्पेक्ट टू इन दैट ऑफ एयर। एयर के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स कम हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं आपसे, अगर पानी में आप सपोज इन केस ऑफ एयर आपके पास दो चार्जेस रखे हैं, तो इन दोनों पे लगने वाला फोर्स अगर था आपके पास 100 न्यूटन और पानी में ले जाने के बाद आपके पास यही फोर्स हो गया आपके पास अगर 50 न्यूटन, तो हम कहेंगे आपके पास जो डिक्रीजमेंट हुआ है दैट इज ऑफ योर 50 न्यूटन का डिक्रीजमेंट आया है। अगर मैं कितने टाइम्स कम हुआ है कूलम्ब्स फोर्स, दैट इज योर 2 टाइम्स, एग्जैक्टली हाफ हो गया है आपके पास कूलम्ब्स फोर्स। यानी जो रिलेटिव परमिटिविटी है दैट इज योर ऑफ दैट मीडियम, यानी वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी हम कह सकते हैं उस केस के लिए हो जाएगी आपके पास 2, क्योंकि ये सीधे हाफ कर दे रहा है। तो आई होप सो आपको हल्का बहुत कुछ तो समझ में आया होगा अबाउट योर रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखते हैं इसके लिए क्या फॉर्मूला निकल के आएगा आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी के लिए। तो ऐसा जनरली होता क्यों है, क्यों कूलम्ब्स फोर्स आपका डिक्रीज कर जाता है इन केस ऑफ एनी अदर मीडियम? तो इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल लेते हैं मीडियम का, फॉर एग्जाम्पल आपका वाटर। तो चलिए इसको देखते हैं। चलिए अगर हमने कहा आपके पास सपोज दिस इज योर कंटेनर कंटेनिंग वाटर। अच्छा, अगर वाटर है तो उसमें लाखों करोड़ों जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में कि वाटर क्या है, आपके पास लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल से बना होगा ऑफ वाटर, यानी O नेगेटिव और H पॉजिटिव के लाखों हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे H पॉजिटिव, जो कि क्या कर रहे होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे इस वाटर के पूरे सिस्टम में। तो सपोज अगर हम कह रहे हैं इसी वाटर के अंदर हमने वही दो चार्जेस Q1 और Q2 संता और बनता, Q1 Q2 को हम बोलते हैं संता और बनता। सपोज दिस इज योर फर्स्ट चार्ज एंड दिस इज योर सेकंड चार्ज, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन अगर r है, सपोज इन दोनों के बीच की जो दूरी है दैट इज योर r सेपरेटेड बाय योर r डिस्टेंस, तो होगा क्या, देखिएगा, ड्यू टू द नेगेटिव O नेगेटिव, ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज O नेगेटिव, लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों मौजूद हैं इस वाटर में, तो क्या करेगा ये O नेगेटिव जो चार्ज है इसके चारों तरफ इसको घेर लेगा। इसको क्या कर लेगा, घेर लेगा इस Q1 चार्ज को, क्योंकि बीइंग अ पॉजिटिव चार्ज इट वुड बी सराउंडेड विद ऑल द नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या कर लेगा, इसको चारों तरफ से घेर लेगा। सिमिलरली इस वाले Q2 चार्ज को भी नेगेटिव चार्ज यानी O नेगेटिव वाला जो पार्ट है इसका वाटर का, ये इसको चारों तरफ से घेर लेगा। और इस घेरने को हम बोलते हैं बच्चों इंड्यूस चार्जेस। ऐसे चार्जेस जो डेवलप हुए सराउंडिंग में आफ्टर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ Q1 चार्ज को हम बोलते हैं बच्चों इंड्यूस चार्जेस। जो चार्जेस इंड्यूस हुए
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज आर नोन एज योर इंड्यूस्ड चार्ज। तो ये हम कहेंगे ये आपके जो चारों तरफ के सराउंडिंग में इसको जिसने इसको सराउंड किया यानी लॉक कर दिया है, इसको हम बोलते हैं आपके पास इंड्यूस्ड चार्ज। अब होगा क्या देखिएगा, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, सपोज अगर यही चार्ज जब आपके पास किसमें थे, फ्री स्पेस पे थे, तो सेकंड वाला फर्स्ट पे फोर्स लगाता इस डायरेक्शन में, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, कूलम फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। और ये होता कितना है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, F ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, दिस इज इक्वल टू आपका K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पे K की वैल्यू भी आपको मैंने बताई, दैट इज इक्वल टू आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पे हम एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ योर फ्री स्पेस। लेकिन अब क्या हुआ, मीडियम यहां पे क्या हुआ, चेंज हो गया है, वाटर आ गया है। तो फोर्स तो अगर जब वाटर नहीं होता, ड्यू टू दी इन दी एब्सेंस ऑफ वाटर, आपके पास जो क्यू फर्स्ट सेकंड वाला फर्स्ट पे चार्ज लगा रहा, दैट इज योर F12 यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड। अब चूंकि इसके पास ये नेगेटिव चार्ज इस वाले फोर्स को कुछ कम करेगा, कुछ हद तक तो कम करेगा, क्योंकि देखिएगा अगर मैं कह रहा हूं ये नेगेटिव चार्ज इसको चारों तरफ से अगर सराउंड कर रहे हैं, अगर ओ नेगेटिव वाले आयंस, तो होगा क्या, आपके राइट साइड को कुछ चार्जेस आपके पास ज्यादा इंड्यूस होंगे एज कंपेयर टू योर लेफ्ट साइड। वो ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि इस साइड में भी आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज वाले इस साइड को कंसेंट्रेशन में ज्यादा होंगे, अमाउंट में ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू योर लेफ्ट साइड, क्योंकि आपके पास यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जिसके कारण इसके कारण भी यहाँ पे कुछ चार्जेस इंड्यूस्ड होंगे। सिमिलरली ऑन योर दिस साइड भी आपके पास और ऑन कंपेयरिंग टू योर राइट साइड, इस साइड में आपके पास कुछ ज्यादा मात्रा में आपके पास नेगेटिव चार्जेस होंगे। अब ये नेगेटिव चार्जेस भी क्या करेंगे, इस Q1 पे एक फोर्स लगाएंगे, तो F12 वाज द फोर्स ड्यू टू सेकंड ऑन योर फर्स्ट। लेकिन क्या ये इंड्यूस चार्जेस जो नेगेटिव चार्जेस हैं, क्या ये भी तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा दो चार्जेस के बीच में लगता है बच्चों, कहीं भी दो चार्जेस अगर आपको दिखेंगे वहां पे लगेगा आपका पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये नेगेटिव चार्जेस इस पे इस डायरेक्शन में इसको अट्रैक्ट करेंगे, और हम कहेंगे इसको दैट दिस इज फोर्स ड्यू टू योर इंड्यूस्ड चार्जेस, ड्यू टू योर इंड्यूस्ड चार्जेस। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं इसमें, तो इसमें F नेट जो होगा, हमें मतलब है आपके पास नेट फोर्स कितना लगा आपके पास फर्स्ट चार्ज में। तो नेट फोर्स कितना लगा अगर आप बात करें, तो एक फोर्स लग रहा है आपके पास टुवर्ड्स लेफ्ट, एक फोर्स लग रहा है आपके पास टुवर्ड्स योर राइट। तो लेफ्ट का फोर्स F ऑन 1 ड्यू टू 2 माइनस F इंड्यूस्ड, ऐसे लिखेंगे हम इस वाले पोर्शन को, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखी जाएगी ये इक्वेशन। तो दिस वुड बी इक्वल टू, अगर मैं इसकी बात करूं तो हम ये लिखेंगे एंड F ऑन 1 ड्यू टू 2 ये है आपके पास इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो यानी K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर माइनस F ऑफ इंड्यूस्ड, F ऑफ इंड्यूस्ड। और यही जो नया फोर्स निकल के आता है बच्चों, यही जो फोर्स होता है बच्चों, ये होता है आपके पास कुछ इक्वल टू आपके पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऑलरेडी आपको K की वैल्यू पता है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम इस वाले नीचे वाले फैक्टर को हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज और ER, और इसी को बोलते हैं बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी। यही वो फैक्टर है जो आपको शो करता है कि फोर्स कितने टाइम्स आपके पास डिक्रीज हुआ है ऑन कीपिंग द मीडियम एज वाटर। तो हम एक सिंपली ये करते हैं, एक और टर्म से इसको डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज योर ER विच रिप्रेजेंट्स योर रिलेटिव परमिटिविटी। कई बुक्स में इसको स्मॉल k से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा नाम इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है। हर मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का फैक्टर अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल वाटर के लिए कुछ और होगा, ग्लास के लिए कुछ और होगा, ऑयल के लिए कुछ और होगा। तो दिस फैक्टर इज नोन एज योर रिलेटिव परमिटिविटी। बेसिकली ये शो करता है कि आपके पास फोर्स कितने टाइम्स डिक्रीज हो गया। अगर मैं इसको सिंपली अगर सिंपल टर्म्स में आपको मैं समझाऊं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि वाटर में अगर आपके पास फोर्स है, अगर आपके पास 50 न्यूटन, और एयर में अगर आपके पास यही फोर्स था 100 न्यूटन, तो एयर से ग्लास में जाने में, वाटर में जाने में आपके पास जो कूलम्स फोर्स में डिक्रीजमेंट आया दैट इज 50, यानी एग्जैक्टली हाफ हुआ। आपके पास जो फोर्स हुआ एज कंपेयर टू एयर ऑन वाटर, आपके पास एग्जैक्टली हाफ हुआ। इसी हाफ को यानी ER इज योर 2,
यानी ई आर की वैल्यू है आपके पास 2 फॉर योर मीडियम वाटर। तो दिस इज द जर्नल एग्जैक्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका कहीं पे भी वैलिड है। एग्जैक्ट फॉर्मूला आपका यह है कूलम्स फोर्स का। सिर्फ वाटर, सिर्फ आपके पास फ्री स्पेस के लिए ई आर की वैल्यू आपके पास होती है 1। अगर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर की हो जाए 1 तो यही फैक्टर क्या बन जाए, देखो यही फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फॉर योर फ्री स्पेस। तो ई आर के लिए वाटर की सॉरी आपके पास फ्री स्पेस के लिए ई आर की वैल्यू होती है आपके पास 1। तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा इन द केस ऑफ फ्री स्पेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर। तो दिस वाज अबाउट योर रिलेटिव परमिटिविटी। और दिस ई आर डिपेंड्स ऑन योर मीडियम, ये सिर्फ और सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करता है और ये शो करता है कि कितने टाइम्स आपके पास फोर्स एज कंपेयर टू एयर आपका डिक्रीज हुआ है। स्क्रीन पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा अपनी किसी भी कॉपी पे। ये देखा बच्चों, आपके पास जो फॉर्मूला आया, जो हम कह सकते हैं आपके पास एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है आपके पास जो कूलम्स फोर्स का, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और हमने आपको ये बताया ई आर जो है आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी फॉर आपके पास वैक्यूम कह सकते हैं या एयर कह सकते हैं, वैक्यूम के लिए या एयर के लिए एग्जैक्टली इक्वल टू होती है 1। तो जितना आप ऐसा समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा आपके पास ई आर की वैल्यू होगी उतना कम होगा आपके पास फोर्स। दूसरे टर्म्स में अगर आप समझें, जितना ज्यादा आपके पास ई आर की वैल्यू होगी फॉर एनी मीडियम, ये हर मीडियम के अलग अलग रहती है, जितनी ज्यादा आपके पास ई आर की वैल्यू होगी फॉर एनी मीडियम उतना कम होगा आपके पास फोर्स। रही बात ई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ ई आर को, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ ई आर को ही हम बोलते हैं ई एम, यानी ई एम मीन्स योर परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, वेयर ई एम इज योर परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यानी कि अगर मैं ई आर निकालूं तो ई आर को हम ये भी कह सकते हैं ई आर इक्वल टू ई एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम ई आर भी कह सकते हैं। कई बुक्स में ई आर को स्मॉल के से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अक्सर कैपेसिटर में यूज होता है आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला जो टर्मिनोलॉजी है, ये हम यूज करते हैं फॉर द केस ऑफ कैपेसिटर। इसको हम बाद में पढ़ेंगे फर्दर आने वाले लेक्चर्स में ऑफ योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर क्या चीज है। तो ई आर को हम सिंपली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई एम अपॉन योर एप्सिलॉन नॉट, जहां पे ई एम होता है आपका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ ई आर, वेयर ईएम को हम बोलते हैं बच्चों परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम अलग अलग रहती है और ऑलरेडी मैं आपको बता सकता हूं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है आपके पास समथिंग आपके पास 8.85 10⁻⁻12। तो ऑलरेडी मैं आपको बता सकता हूं कि परमिटिविटी होती है आपके पास एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑलरेडी होती है आपके पास 8.854 10⁻⁻12। ठीक है, तो दिस इज योर स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ योर परमिटिविटी। और अगर मैं इसकी यूनिट की भी बात कर दूं तो हो जाएगी आपके पास कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और ईएम भी हर मीडियम के लिए अपना अलग अलग रहता है। तो ये था आपके पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो कुछ मैं आपको जर्नल वैल्यूज फॉर रिलेटिव परमिटिविटी या हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए कुछ जर्नल वैल्यूज अलग अलग मीडियम के लिए मैं आपको लिखवा देता हूं, तब तक आप इसको भी पॉज करके लिख लीजिएगा। हाँ बच्चों, नोट्स बनाना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर आपके पास कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स ज्यादा होते हैं। अगर आपको यहाँ अगर आप लिंक नहीं कर पाएंगे विद योर नोट्स तो आपको हो सकता है कि आने वाले फर्दर चैप्टर्स में या आने वाले फर्दर लेक्चर्स में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग से आप नोट्स बनाते हुए चलें इन योर दिस चैप्टर, यानी क्लास 12 के जितने भी चैप्टर्स हैं। हालांकि ये सारे आपके पास नोट्स बनाने आपके पास जरूरी हैं क्योंकि इसमें मैकेनिक्स का यूज कम होगा अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अगर आपके पास नहीं हो पाएगी आप, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर जो कि आपके पास विजुअलाइज नहीं होगा क्योंकि आपके पास चार्जेस आपको दिख नहीं सकते हैं ना, तो आप इसको विजुअलाइज कम कर पाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्टार्टिंग से ही आप नोट्स बनाते हुए चलें। अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी कुछ जनरल वैल्यूज की बात करूं तो इसको ई एम से रिप्रेजेंट करते हैं, या किसी बुक्स में आपको मैंने बताया कि स्मॉल के से आप रिप्रेजेंट करते हैं। इसको स्मॉल के इज नोन एज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या के भी कह सकते हैं आप सिंपली। तो इसमें अगर मैं बात करूं फॉर एयर तो ए एम की वैल्यू फॉर एयर की तो मैं ऑलरेडी आपसे बात कर सकता हूं, एयर बोलें या वैक्यूम बोलें, इसके लिए इसकी वैल्यू होती है आपके पास एक्जैक्टली इक्वल टू 1। वहीं अगर मैं वैक्स के लिए बात करूं, वैक्स के लिए इसकी वैल्यू होती है आपके पास 2। और वहीं ग्लास की बात करूं, ग्लास की या क्वार्ट्ज कह सकते हैं आप, ग्लास के लिए एग्जैक्टली वैल्यू होती है आपके पास 3 से लेके 4 के बीच में होती है, 3 to 4। वहीं अगर मैं वाटर के लिए बात करूं, के फॉर वाटर की बात करूं
तो H2O के लिए आपके पास होती है एक्जैक्टली इक्वल टू 80 एंड इन द केस फॉर मेटल्स, और मेटल के लिए K की वैल्यू होती है आपके पास इनफाइनाइट। मेटल के लिए आपके पास K की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, मतलब कहने का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर मैं Q दो चार्जेस का रख दूं किसी मेटल्स के बीच के अंदर डाल दूं तो उन पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, एक्जैक्टली जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं वही फॉर्मूला अगर आपको लिखाऊं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r टाइम्स ऑफ E नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी रख दूं, इन्फिनिटी मतलब आपका होता है 1/0, तो आपका ओवरऑल जो फोर्स है आपके पास दैट वुड बी इक्वल टू योर जीरो। तो इसका मतलब है मेटल के केस के अंदर अगर मैंने कोई चार्जेस रखे हैं तो आपके पास जो फोर्स होगा दैट इज नेट फोर्स इनसाइड योर मेटल, दैट इज योर जीरो, कूलम्स फोर्स जो होता है जीरो। तो इसको हम फर्दर आगे भी डिस्कस करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हैं या रिलेटिव परमिलिटी फॉर मेटल इज इनफाइनाइट। वाटर के लिए 80 होती है, ग्लास के लिए 3 से लेकर 4 के बीच में होता है, वैक्स के लिए 2 होती है, एयर या वैक्यूम के लिए 1 होती है। जनरली अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कहीं पे भी, अगर कॉम्पिटिटिव में आता है या आपके पास बोर्ड्स में आता है, आपको जनरली इन सब की वैल्यूज दी रहेगी ऑन योर क्वेश्चन पेपर। ये था आपके पास डिपेंडेंसी ऑफ कूलम्स फोर्स ऑन दी मीडियम। तो कैसे कूलम्स फोर्स किसी मीडियम पे डिपेंड करता है, ये थी उसके बारे में कुछ चर्चा। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं अबाउट योर वेक्टर फॉर्म ऑफ योर कूलम्स फोर्स। तो कूलम्स फोर्स की वेक्टर फॉर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। तो वेक्टर फॉर्म का यूज क्यों हुआ और कैसे हम इसको ड्राइव करते हैं, इसके बारे में अब हम आगे देखते हैं। हम बात करते हैं बच्चों वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स फोर्स। तो अभी तक हमने जो फॉर्म देखी F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट वाज योर स्केलर फॉर्म, उसको हम बोलते हैं स्केलर फॉर्म। नॉर्मल अगर आपके पास 2 डायमेंशन में अगर आपके पास चार्ज है, सपोज अगर मैंने कहा यही प्लेन में अगर आपके पास 2 चार्जेस रखे हैं Q1 और Q2, तो इजीली हम इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हम बता सकते थे विद द हेल्प ऑफ योर कूलम्स फोर्स। डायरेक्शन हम बताते थे कि हम बोलते थे कि अलोंग द लाइन जॉइनिंग ही आपकी डायरेक्शन होती है। अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन होगा, अगर सेम चार्जेस हैं तो दोनों में रिपल्शन होगा, तो डायरेक्शन ऐसे होगी। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या अगर एक पॉजिटिव है या दूसरा नेगेटिव है तो उसमें डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। लेकिन क्या अगर यही चार्जेस अगर आपके पास 3D में रखें, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा आपके पास अगर कोऑर्डिनेट है Q1 चार्ज के 5,3,2 और Q2 चार्ज के आपके पास कोऑर्डिनेट 3,5,6, तो क्या आप यहाँ पे इजीली डायरेक्शन बता सकते थे? तो हम कहेंगे नहीं, तो हम यहाँ पे डायरेक्शन हम इजीली निकाल नहीं सकते। हाँ, मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते थे हम बाय अप्लाइंग दी सिंपल फॉर्मूला F इक्वल टू K1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन हमारे लिए डायरेक्शन निकालना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको ऐसा समझें, जैसे अगर हमने कहा कि आपके पास 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2 और हमने रखे ऑन द एजेस ऑफ अ क्यूब, किसी क्यूब के एजेस में अगर हमने 2 चार्जेस रखे हैं, सपोज दिस एंड एक चार्ज हमने ये रखा, एक चार्ज हमने ये रखा, तो क्या इस पे लगने वाला फोर्स क्या ये 3 डायमेंशनल फोर्स है? हम कहेंगे जी हाँ 3 डायमेंशनल फोर्स है। या हम कहेंगे सपोज एक चार्ज आपके पास ओरिजिन में रखा है, तो यहाँ से डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता अगर हमें वेक्टर फॉर्म नहीं पता होती ऑफ योर कूलम्स लॉ। तो अब हम देखने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ योर कूलम्स लॉ और कैसे कितना इजी हो जाता है आपके लिए डायरेक्शन निकालना विद द हेल्प ऑफ योर वेक्टर फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वेक्टर फॉर्म ऑफ योर कूलम्स लॉ। शुरू करते हैं डेरिवेशन हम अपना वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ का, वेक्टर फॉर्म का। तो दिस इज योर, हम कह रहे हैं लेट सपोज दिस इज आपके पास 2 एक्सेस हैं, दिस इज योर एक्स एक्सेस एंड दिस इज योर वाई एक्सेस, और यहाँ हमने कोई 2 चार्जेस Q1 चार्ज और Q2 चार्ज कुछ इस तरीके से प्लेस किए हैं, और हम कह रहे हैं लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ योर फर्स्ट चार्ज इज योर R1 वेक्टर, और सेकंड का आपके पास जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज योर R2 वेक्टर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्जेस को हम बोले लेट दिस इज योर R वेक्टर। R वेक्टर है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन योर Q1 वेक्टर एंड Q2 वेक्टर, और R वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है बच्चों? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, यानी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये है आपके पास R वेक्टर। तो R वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन योर वेक्टर फॉर्म। क्लास 11th वेक्टर अगर आपके पास आपका मजबूत है तो आपको इसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो R वेक्टर इज नथिंग बट योर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी अलोंग द लाइन जॉइनिंग होगी, तो यानी इस पे जो रिपल्शन फोर्स लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में, दिस इज योर फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। तो ये होगा कितना मैग्नीट्यूड वाइज? तो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर। हम ये मान रहे हैं कि हमने ये 2 चार्जेस रखे हैं, इन द केस ऑफ एयर रखे, हमने एयर में रखे हैं, यानी इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं आपका एप्सिलॉन नॉट का, टाइम्स ऑफ R मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, क्योंकि ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास सिर्फ टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स।
तो r इज योर मैग्नीट्यूड, मतलब कितने लेंथ का ये वेक्टर है। मैग्नीट्यूड मतलब व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर r वेक्टर, 3 है 4 है 5 है, या डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का मतलब है फोर्स इज योर वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हमने लिख लिया। अब रही बात आपके पास डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स बाय योर यूनिट वेक्टर। हमेशा हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें विथ इट्स यूनिट वेक्टर, तो हमेशा वो उसकी यूनिट वेक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। जिस वेक्टर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, दैट रिप्रेजेंट्स योर यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपके पास यूनिट वेक्टर जो है, दिस इज, हम कहने लेट सपोज दिस इज योर आर कैप। अगर मैं पूछूं आपके यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, तो आप कहते थे आई कैप। आई कैप की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम बोलते थे आई कैप। वाई डायरेक्शन के जो डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है जिसको हम बोलते थे आपके पास जे कैप। और के जेड एक्सिस की जो डायरेक्शन में जो आपके पास यूनिट वेक्टर है उसको हम बोलते थे के कैप। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर ओनली रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी वही होगी जो कि आर वेक्टर की डायरेक्शन है। और यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यूनिट वेक्टर को, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को डिवाइड करें अगर उसी के मैग्नीट्यूड से, तो दिस इज वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर। मॉड रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं आर वेक्टर को सिंपली इससे रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा आपके पास यहां पे आर वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो यही फॉर्मूला यहां से आपके पास बन जाएगा बच्चों, देखिएगा क्या बन जाएगा, यही फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा, f on 2 ड्यू टू फर्स्ट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ r वेक्टर का क्यूब टाइम्स ऑफ r वेक्टर। तो दिस इज योर मैग्नीट्यूड एंड दिस इज योर डायरेक्शन, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ योर कूलम्स लॉ। और ध्यान में रखना है कि यहां पे जो हम q1 q2 रखेंगे विद दी साइन रखेंगे, हम साइन के साथ रखते हैं कि यहाँ पे Q1 का साइन क्या है, Q2 का साइन क्या है। अगर साइन के साथ नहीं रखेंगे तो हो सकता है डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो जाए। अगर सपोज हमने कहा कि सपोज आपके पास Q1 पॉजिटिव है Q2 नेगेटिव है, तो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे क्योंकि डायरेक्शन इसका मतलब है कि आर वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन है। सपोज अगर हम कहते हैं Q1 नेगेटिव है और Q1 पॉजिटिव है, तो आपके पास फोर्स आता नेगेटिव, एंड नेगेटिव शोज द डायरेक्शन इज अपोजिट टू द आर वेक्टर, यानी कि इस बार क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा। तो इसीलिए हमने कहा कि इन दोनों चार्जेस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि आर वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है और हमारी जो हमने जो निकाली आपकी कूलम्स लॉ से वो डायरेक्शन आपकी कुछ ऐसे है। तो आप यहाँ पे रखेंगे Q1 Q2, हम रखेंगे यहाँ पे साइन के साथ, जबकि स्केलर फॉर्म में हम साइन की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे कि Q1 Q2 रखा जाएगा इज टेकन विथ योर साइन। तो Q1 Q2 आर टेकन विथ साइन, साइन के साथ हम इसको रखेंगे। और आर वेक्टर को हमने क्या बोला, आपके पास आर वेक्टर किसी बुक्स में आपको इस तरीके से लिखता है, आर वेक्टर को मैंने बताया आपको लिखते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो आपके पास यही फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, f on 2 ड्यू टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q1 Q2। तो R को हम सिंपली रिप्लेस कर लेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब टाइम्स ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर। ये तो मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर है। तो ऐसे भी लिखा जाता है आपके पास कूलम्स लॉ को किसी किसी बुक्स में। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और ध्यान में रखना आर वेक्टर का हेड वही होगा जहां फोर्स की डायरेक्शन है, तो फोर्स की डायरेक्शन में ही आपके पास आर वेक्टर का हेड होता है। जो सर है आर वेक्टर का, दैट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये बात, ये चीज हमने देखी फ्रॉम द कूलम्स लॉ, फ्रॉम द वेक्टर फॉर्म ऑफ योर कूलम्स लॉ। तो दो ध्यान में रखने वाली बात है कि Q1 Q2 हम रखेंगे साइन के साथ, और आर वेक्टर का हेड जो होता है दैट इज अलोंग दी फोर्स, फोर्स के अलोंग ही होता है आपके पास, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में आपके पास आर वेक्टर होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर वेक्टर फॉर्म ऑफ योर कूलम्स फोर्स। अब इसको करते हैं, इस कूलम्स फोर्स, इस वेक्टर फॉर्म की हेल्प से हम एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन करते हैं आपके लिए, सॉल्व करके आते हैं कि कहाँ पे इसमें एक्चुअल इसका यूज है वेक्टर फॉर्म का। न्यूमेरिकल करने से पहले हमें एक प्रिंसिपल है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं हम पहले। सुपरपोजिशन ये बताता है कि अगर आपके पास एक चार्ज है, अगर उसमें n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, सपोज आपके पास Q चार्जेस है और इसमें आपके पास Q1 चार्ज है और इसके चारों तरफ Q2 Q3 Q4 Q5
खूब सारे चार्जेस रखे हैं, तो इस पे लगने वाला फोर्स Q1 पे अगर मैं किसी भी एक चार्ज में अगर मैं लगने वाले फोर्स की बात करूं, तो उसमें जो हम फोर्स नेट फोर्स लगाएं निकालेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू योर एल्जेब्रिक सम। हमेशा हम फोर्स, अब फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, इसका एल्जेब्रिक सम करेंगे। यानी कि सपोज अगर हमें Q2 Q1 को फोर्स देगा, इस डायरेक्शन में रिपल करेगा, Q2 Q1 को इस डायरेक्शन में रिपल करेगा, Q5 ऊपर को करेगा, Q1 हो सकता है आपके पास नीचे को रिपल करेगा। तो हम देखेंगे इसके कारण जो नेट फोर्स कितना है, क्योंकि बेसिकली ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिएगा ये फोर्स और ये फोर्स तो हो जाएंगे कैंसिल आउट, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, आपके पास कैंसिल आउट करते हैं। तो जिसके कारण जो भी नेट फोर्स होगा ये कुछ बीच से निकलेगा इनके। तो हमेशा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि व्हेन टू, यहां हम कह सकते हैं द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन चार्ज। तो अगर मैं आपको उसको लिखाऊं, सुपरपोजिशन ये बोलता है कि इट स्टेट्स दैट the total force acting on a charge surrounded by number of charges is always equal to the vector sum of individual charges acting on the given charge। तो किसी भी एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स हर किसी के अपने अपने फोर्स का वेक्टर सम होगा, यानी नेट अपने इंडिविजुअल फोर्स का क्या होगा, एक वेक्टर सम होगा। यानी कि जो एफ नेट है वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, इस एफ नेट आपका कुछ ऐसे लग रहा होगा इसमें। तो हमेशा हम क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। यानी अगर मैं इसको आपको सिंपल वर्ड्स में अगर आपको लिखाऊं तो हम लिखेंगे कि एफ टोटल इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर अप टू Fn वेक्टर। जितने चार्जेस हैं उतने हम उनका फोर्स लेंगे और इनका नेट एल्जेब्रिक सम करेंगे। एल्जेब्रिक सम करना है, याद रखना, नहीं सॉरी वेक्टर सम करना है, नॉट योर एल्जेब्रिक सम। हम क्या करेंगे इसमें, वेक्टर सम करेंगे। मेरी गलती से निकल गया एल्जेब्रिक सम, तो हमने क्या करना है इसमें, वेक्टर सम। तो दिस वाज योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ को। बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू योर वेक्टर फॉर्म, कैसे हम यूज करेंगे यहाँ पे कुलम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म का। तो देखिएगा सपोज हम कह रहे हैं कि सपोज ये आपके पास एक क्यूब है, ये आपके पास क्यूब है और इसके हर एक कोनों में आपके रखे हैं चार्जेस, रखे हैं क्यू चार्ज हर एक कोने में रखा गया है। तो ये आपके पास है सपोज एक चार्ज क्यू तो 8 कोनों में 8 चार्ज रखे हैं, क्यू कुलम के चार्जेस हैं। और हम लेट कह रहे हैं कि इसका जो एज लेंथ है दैट इज योर 1 मीटर। आपके पास 1 मीटर इसकी हर एक एज लेंथ है। क्यूब है तो सारी साइड्स बराबर होंगी, ऑब्वियसली बात है। तो हम अगर हम इसको नाम दे दें सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमने आपसे पूछा कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज। हम कह रहे हैं कि फाइंड द फोर्स ऑन योर थर्ड कुलम, ऑन योर थर्ड चार्ज। थर्ड ये वाला जो चार्ज है क्यू वाला, सबकी वजह से इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं वो आपको कैलकुलेट करना है विथ डायरेक्शन। तो इसमें अगर आप सिंपल अप्रोच से जाएंगे, फ्रॉम योर स्केलर फॉर्म जाएंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके पास ये सवाल, बिल्कुल ना के बराबर सॉल्व होगा। तो हम इसमें यूज़ करेंगे आपके कुलम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको। अगर आपने ट्राई करना है तो स्क्रीन पॉज करके एक बार इसको ट्राई कर लीजिएगा। तो देखिए अगर हम सॉल्व करें तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक साइड को हम एक्स एक्सेस ले लेते हैं इसकी, और एक साइड को अगर हम मान लें वाई एक्सेस, और ये वाली साइड हो जाएगी फिर आपके पास जेड एक्सेस। तो 3 एक्सेस हो गई, एक्स वाई एंड जेड। तो सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा कि सबके कोऑर्डिनेट लिखें, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है तो आपके पास कोऑर्डिनेट आपको पता होने चाहिए अगर हमें वेक्टर फॉर्म लिखनी है। तो कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। तो सपोज अगर हम कहते हैं कि सपोज दिस इज योर ओरिजिन, जहाँ से तीनों एक्सेस पास हो रही हैं, तो दिस इज ये वाला चार्ज जो है आपके पास ओरिजिन पे है 0,0,0। तो अगर मैं इस वाले चार्ज की बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट कितना लिखेंगे, देखिएगा। तो ये वाला चार्ज है तो ये आपके पास एक्स और वाई प्लेन में है, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सेस है, ये आपके पास वाई एक्सेस है।
तो ये एक्स वाई प्लेन में रखा गया है ये वाला चार्ज। तो इस वाले प्लेन में आपके पास z 0 रहेगा, z वाला कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, जबकि x और y वाले कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस कितनी होगी देखिएगा, x में आप चलेंगे कितना, आपके पास आप सिर्फ क्या चलेंगे, y में चलेंगे, तो y में चलेंगे सिर्फ y एक्सेस में चल रहे हैं आप, तो y एक्सेस में चल रहे हैं यानी x भी 0 रहेगा और z भी 0 रहेगा। तो इस केस में इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास 0, 1, 0। सिमिलरली अगर मैं इस वाले चार्ज कोऑर्डिनेट लिखूं तो इस बार ये एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस में वाई और जेड 0 हो जाएंगे, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 0, 0, वाई और जेड वाले 0 हो जाएंगे। सिमिलरली ये वाला है आपके पास जेड एक्सेस में एक्स और वाई वाले 0, तो 0, 0, 1। तो ऐसे हमने इन 3 चार्जेस के कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब रह गए आपके पास बाकी चार्जेस। अब हम अगर बात करें फोर्थ चार्ज की बात करें तो देखिएगा ये एग्जैक्ट एक्स और वाई प्लेन में लाई कर रहा, ना ही एक्स एक्सेस में है ना ही वाई एक्सेस में है, ये इन दोनों के बनने वाले प्लेन के बीच में लाई कर रहा है फोर्थ चार्ज। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास 1, 1, 0, क्योंकि इस वाले प्लेन में एक्स वाई प्लेन में z कोऑर्डिनेट होगा आपके पास 0, जबकि x कोऑर्डिनेट होगा 1, y कोऑर्डिनेट होगा 1, क्योंकि अगर आप x चले यहाँ से यहाँ तक और y आप ऊपर चलें 1, तो 1, 1, 0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। सिमिलरली अगर मैं सिक्स्थ वाले चार्ज की बात करूं तो ये है आपके पास z और x प्लेन में, तो इस केस में y 0 होगा, इसका मतलब 1, 0, 1 इसके कोऑर्डिनेट होंगे। सिमिलरली अगर मैं सेकंड चार्ज की बात करूं तो उसके कोऑर्डिनेट भी आप लिख सकते हैं, दिस इज अगेन योर y एंड z प्लेन, y z प्लेन में x 0, तो 0, 1, 1। सिमिलरली अगर मैं थर्ड चार्ज की बात करूं तो थर्ड चार्ज आपके पास है 3D में, तो देखिएगा इस थर्ड वाले चार्ज के लिए आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट आपके वैलिड हैं। यहाँ पे आपको x कोऑर्डिनेट भी मिलेगा, y कोऑर्डिनेट भी मिलेगा और z कोऑर्डिनेट भी मिलेगा, तो 1, 1, 1। तो ये है आपके पास 3D जो कि आपके पास तीनों प्लेन में लाई कर रहा है ये वाला पॉइंट। ऐसा समझ सकें अगर आपके पास एक क्यूब है तो सपोज यहीं कहीं पे ये सपोज ये प्लेन से ऐसे कुछ ऊपर को है, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है 1, 1, 1 होंगे। अब रही बात कूलम्स फोर्स लिखने की, हमने बात करी कि नेट फोर्स हमने निकालना है कि टोटल फोर्स सारे चार्जेस पे कितना लग रहा है ड्यू टू ऑन थर्ड चार्ज। तो अगर हम बात करें फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट, हमें ये निकालना है, इसको निकालना है अगर हम पहले, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला है आपके पास के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फॉर्मूला है आपके पास के Q1 Q2, तो Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो Q इंटू Q स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा इनके अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, F वेक्टर इक्वल टू के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यही आपके पास वेक्टर फॉर्म थी का होल क्यूब। तो दिस वाज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो वहीं हम यहाँ पे भी करेंगे, वेयर R2 और R1 कहते हैं आपके पास पोजीशन वेक्टर हुआ करते थे, याद है आपके पास पोजीशन वेक्टर, अगर आपको याद हो तो दीज वर योर पोजीशन वेक्टर्स। तो अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें तो अगर R2 माइनस R1 करेंगे तो हमें मिलेगा, देखिएगा 1 माइनस 0 इज 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0 एंड 1 माइनस 0 इज अगेन 1। तो हमें यहाँ से मिलेगा, अगर मैं आपको इसके R2 माइनस R1 वेक्टर करके दिखाऊं फॉर 1 एंड 3 के लिए, अगर मैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की बात करूं तो ये कितना आएगा, देखिएगा 1 माइनस 1 इज योर 1 का मतलब हो गया आपके पास आई कैप, तो x वाला तो आई कैप हो गया, y वाला 0 हो गया तो प्लस 0 j कैप, 1 माइनस 0 इज अगेन योर 1 तो प्लस k कैप, तो आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो आपके पास बन गया आई कैप प्लस k कैप सिंपली। तो R2 माइनस R1 वेक्टर आपके पास यहाँ से आया बच्चों, सिंपली क्या है आपके पास आई कैप प्लस जे कैप, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2, यानी अंडर रूट ऑफ 2 का होल क्यूब, तो मॉड रूट ऑफ 2 का हमने करना है होल क्यूब। तो दिस इज योर फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट। तो ये हो गया आपके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो इसने शो करी आपके पास डायरेक्शन, आई प्लस जे कैप शोज योर डायरेक्शन एंड के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2 का क्यूब शोज योर मैग्नीट्यूड। वहीं अगर हम दूसरे चार्ज की बात करें, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज पे सेकंड चार्ज के कारण कितना फोर्स लग रहा है, अगेन वही के क्यू स्क्वायर। वहीं अगर हम आर वेक्टर निकालें तो R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0 इज अगेन योर आई कैप, दिस इज योर 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, तो आई कैप सिर्फ हम लिखेंगे यहाँ पे आई कैप डिवाइड बाय, अगर मैं फिर से इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर इज अगेन 1, तो 1 का क्यूब लिखेंगे हम यहाँ पे। सिमिलरली एफ ऑन 3 ड्यू टू फोर्थ चार्ज अगर हम निकालें तो ये अगेन हो जाएगा के क्यू स्क्वायर। खुद ट्राई कीजिएगा आप अपना ये सवाल, तो देखिएगा 4 पे, अच्छा 4 के कारण 3 पे कितना फोर्स है,
तो अगेन 1 - 1 इज अगेन 0, 1 - 1 0, तो 1 - 1 इज अगेन योर 1, यानी आपके पास हो जाएगा इस बार जे कैप, क्योंकि आई कैप कैंसिल हो गया, आई कैप 0 है, जे कैप 0 है, तो 0 आई कैप 0 जे कैप प्लस के कैप, तो प्लस प्लस के कैप हम लिखेंगे यहाँ पे, प्लस के कैप अपॉन 1 का क्यूब। तो ये आया आपके पास फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फोर्स। वैसे सिमिलरली फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फिफ्थ चार्ज के कारण थर्ड पे कितना फोर्स है, तो फिफ्थ चार्ज अगर हम ढूंढें, हमारा फिफ्थ चार्ज ये रहा, तो अगर हम निकालें फिर से R2 - R1 करें, देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन R2 - R1, तो 1 - 1 इज अगेन 0, तो ये हो जाएगा जे कैप प्लस के कैप अंडर रूट ऑफ 2 का होल क्यूब। सिमिलरली हम सो ऑन, हम सारे के सारे फोर्स ऐसे निकाल सकते हैं। एक हम आपको और निकाल के दिखा देता हूँ, ड्यू टू 7 का निकाल लेते हैं, चलो 8 का निकाल लें, ड्यू टू 8 का थर्ड पे कितना लग रहा है, तो 8 का अगर हम निकालें तो के क्यू स्क्वायर अगेन R2 - R1, तो 1 - 1 इज 0, 1 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंपली आई कैप प्लस जे कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 का होल क्यूब। तो ऐसे आप बाकी फोर्सेस भी निकाल सकते हैं, फोर्स ऑन 7th का निकाल सकते हैं, 6th का निकाल सकते हैं। तो ये थे आपके पास कुछ एक बहुत ही बेहतरीन सवाल रिलेटेड टू योर वेक्टर फॉर्म। तो ऐसे सवाल हम कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वेक्टर फॉर्म से। तो सोचिएगा, अगर हम इसमें सिंपल अगर सिर्फ स्केलर फॉर्म होते तो हम इसमें डायरेक्शन नहीं बता पाते फोर्स की। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल कैसे हमने इजीली विद द हेल्प ऑफ योर वेक्टर फॉर्म इजीली सॉल्व कर लिया है। तो ये खास बात थी आपके पास वेक्टर फॉर्म की। अब अगले लेक्चर में हम आपके लिए लाएंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू योर मोड, आपके पास इसी से कूलम्स फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लाएंगे, उसमें हम देखेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये सब चीज़ें हम देखेंगे उसमें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ।